अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 14 बाय फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, हबीबुल्लाह वसीर साहब की ये बुक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। सबसे पहले इसमें हम फर्म को डिस्कस करते हैं। अ फर्म इज़ एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज़ इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड। कि ये एक इकोनॉमिक ऐसा यूनिट है, ये इकॉनमी का ऐसा यूनिट है जो आज़ादाना तौर पर प्रोडक्शन और सेल से रिलेटेड बेसिकली डिसीजन ले सकता है। इन इकोनॉमिक्स द फर्म हैज़ अ वाइडर मीनिंग एंड कवर्स अ लार्ज वराइटी ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज। ठीक है, इट कैन बी अ बिग कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और अ स्मॉल मटन शॉप। कि इकोनॉमिक्स में फर्म का जो मतलब है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत लार्ज वे में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो भी फर्म कहलाएगी, लेकिन अगर एक मटन की स्मॉल सी शॉप बनी हुई है तो वो भी फर्म कहला सकती है। इट कैन बी अ फार्म, अ मेडिकल स्टोर, अ हॉस्पिटल, अ प्राइवेट स्कूल, बैंक, ट्रांसपोर्ट कंपनी, पेट्रोल पंप एंड इंडस्ट्रियल यूनिट और सम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। ठीक है, तो ये सारी इसके अंडर आ जाती हैं। साइज एंड टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट इम्पोर्टेंट टू डिसीजन द एक्सिस्टेंस ऑफ फर्म। कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक फ़र्म के लिए हम कह सकें कि अगर उस फर्म का इतना साइज़ है तो वो फर्म कहलाएगी, अदरवाइज़ नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो साइज़ या फिर टाइप का इसमें रोल नहीं है। द ओनली कंसिडरेशन इज़ दैट द फर्म मस्ट बी इंडिपेंडेंट इन टेकिंग बिजनेस डिसीजन। कि फ़र्म इसमें जो चीज़ काबिल गौर है वो यही होती है कि फ़र्म अपने आज़ादाना तौर पर डिसीजन कर सके। लेकिन अगर देखा जाए तो फ़र्म, ज़ाहिरी बात है, कुछ चीज़ें हैं जो मतलब आज़ादाना तौर पर नहीं कर सकती। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मटन की 4-5 शॉप्स हैं, अब वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तो नहीं ना मतलब ज़्यादा रेट लगा सकते। जो एक मतलब नॉर्मल रेट चल रहा है वो ही लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यह है कि ये आज़ादाना तौर पर से मुराद ये है, या इंडिपेंडेंट होने से मुराद ये है कि उन्होंने कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितनी सेल करनी है, ये सारी चीज़ें वो डील कर सकती हैं। और प्राइस के हवाले से भी मतलब अगर 5 शॉप्स हैं उनमें एक ज़्यादा भी मांग रहा है तो वो डेफिनेटली क्वालिटी की बेस पे मांग रहा होगा, या इस तरह करके। एम ऑफ अ फर्म, ठीक है, एक फर्म का मकसद क्या होता है। ठीक है, ये एक अजम्पशन भी हो सकती है। द स्टडी ऑफ अ फर्म इज़ फ्री मार्केट इकॉनमी इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द एम ऑफ अ फर्म इज़ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। हर फर्म का ये मतलब मकसद होता है, या उसकी अजम्पशन कह लें, या मतलब उसका एम होता है कि वो अपना प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करे। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट। ऑल्दो द फंक्शनिंग ऑफ अ फर्म एंड इट्स पॉलिसीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। लेकिन मतलब जो फर्म्स के फंक्शंस हैं, जिस तरह उसने काम करना है, उस मतलब वो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो इफेक्ट होते हैं। जैसे लॉ ऑफ अ कंट्री, कंट्री कोई पॉलिसी दे देता है, सोशल कस्टम्स आ जाते हैं, प्रोडक्शन टेक्निक्स वगैरह आ जाती हैं। The firm produce the quantity of output at which its total profit are maximized, or if losses are unavoidable they are reduced to the minimum। कि फर्म बेसिकली इतने लेवल पे आउटपुट प्रोड्यूस करती है या क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करती है जहाँ पर उसका प्रॉफिट जो है या तो मैक्सिमम हो जाए, या फिर ये है कि जो उसके लॉसेस हो रही हैं वो बेसिकली कम से कम हो। ठीक है, और इफ़ लॉसेस आर अनअवॉइडेबल, ठीक है, कि मतलब लॉसेस को भी देखते हुए या तो वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर ले, ठीक है, और जो लॉसेस हैं उसको मिनिमम कर ले। The profit maximization assumption is necessary and useful to analyze the behavior of a firm under different conditions। ठीक है, बट वी मस्ट बियर दिस इन माइंड दैट दिस रूल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज जस्ट एन अजम्पशन। कि हम जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं वो बेसिकली एक अजम्पशन है। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी, अजम्पशन से मुराद ये है कि मतलब हमारा बस एक रूल है कि जो फर्म है ना वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसका जो मकसद है वो प्रॉफिट अर्न करना ही है। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि अगर मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी की बात की जाए, देयर आर मैनी सिचुएशंस इन बिजनेस वर्ल्ड वेयर द फर्म्स डू नॉट एम एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। के दुनिया में अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा बिजनेस ऐसे हैं जिनका मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है। दिस इज स्पेशली ट्रू अबाउट बिग मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, MNCs like Samsung, Honda that have spread their business to different countries। ठीक है, कि जैसे अब मतलब सैमसंग हो गया, होंडा हो गया, ठीक है, तो इनका जो पर्पज़ है ना वो मतलब इन्होंने ये नहीं बनाया हुआ कि हमने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, बल्कि इनका बेसिकली पर्पज़ यह है कि हमने अपने बिजनेस को वाइडर मतलब हमने बढ़ाना है डिफरेंट कंट्रीज़ में। रादर दे हैव अदर कंसिडरेशन सच एज मेंटेनिंग देयर डोमिनेंट पोजीशंस इन द इंडस्ट्री। कि अब जैसे उनका एक एम ये भी है कि हमने जो इंडस्ट्री है उसके अंदर अपनी एक मतलब पोजीशन बना के रखनी है, और चार्जिंग अ प्राइस विच जस्ट कवर्स एवरेज कास्ट। और फिर उनका एक एम ये भी होता है कि हमने सिर्फ इतनी प्राइस चार्ज करनी है जो हमारी एवरेज कास्ट को फुलफिल कर दे, एज डन बाय पब्लिक यूटिलिटीज़ लाइक वापटा। ठीक है, जैसे कि अब वापटा की एग्जांपल भी उन्होंने दे दिया कि वापटा का भी यही मकसद होता है कि जो हमारा एक्सपेंस आ रहा है ना हमें कम से कम बस वो रिटर्न मिलता रहे। ठीक है, बिल की सूरत में। तो उनका भी प्रॉफिट की तरफ इतना फोकस नहीं होता। अब ये पाकिस्तान की बात अलग है, लेकिन वही बात है कि वापटा का ये कंसीडर
नहीं होता। तो ये उन्होंने एग्जांपल दे दिया कि कुछ मतलब हम एक अजम्पशन के तौर पे तो चलते हैं कि मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होनी चाहिए, मतलब हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि फर्म का एम ये ही है, लेकिन अगर हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स में देखें तो बेसिकली ये चेंजेस इसमें आ रही होती हैं कि मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा भी कुछ फर्म्स के एम हैं। उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन। ठीक है, फर्म्स एंटर द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। डेफिनेटली फर्म्स कोई भी बिजनेस स्टार्ट करती है तो वो प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। द ओनली इंड्यूसमेंट टू इस्टेब्लिश सम फर्म इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट। However, the amount of profit earned by a firm will not be the same at all level of production। कि कोई भी फर्म है उसका जो प्रॉफिट वो अर्न कर रही है वो सेम नहीं रहेगा, हर मंथ चेंज होता रहेगा, लेवल ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सो नेचुरली एवरी फर्म चूजेज दैट लेवल ऑफ आउटपुट विच इंश्योर्स मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हर फर्म जो सी है वो कोशिश करती है कि उस लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करे जो उसको प्रॉफिट मतलब जहाँ पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। इन केस द मार्केट कंडीशन आर सच दैट लॉस इज़ अनअवॉइडेबल द फर्म एडजस्ट टू आउटपुट टू रिड्यूस द लॉस टू द मिनिमम। कि अगर फर्म जोन सी है उसको लॉस की सिचुएशन फेस करना पड़ गई है, ठीक है, जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकती, तो इसके लिए फर्म क्या करती है कि अपने आउटपुट की जो प्रोडक्शन है ना वो थोड़ी कम कर देती है। व्हेन अ फर्म सक्सीड इन दिस एम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इट इज़ कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन अगर फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने में कामयाब हो जाती है तो उसको फिर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। टू मेथड टू एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, पहला है टोटल रेवेन्यू और सेकंड है मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक हो गया कि मतलब ये दो मेथड हैं जिससे हम फर्म की इक्विलिब्रियम सिचुएशन को देख सकते हैं। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट मेथड, मतलब ये मेथड अब उन्होंने बना दिया इसको, और मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट मेथड। अब ये इन दो मेथड्स को हमने देखना है। ये मेरे ख्याल में कुछ अच्छा इस तरह टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। पहली हमारे पास ये है प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये प्रॉफिट का फार्मूला है। उसके बाद सच पॉलिसीज विद रिड्यूस कास्ट, कि हर फर्म बेसिकली क्या करती है, कोशिश करती है ऐसी पॉलिसीज़ अपनाए जिससे वो अपनी कास्ट को रिड्यूस कर सके और अपना जो प्रॉफिट है उसको बढ़ा सके। अब इन्होंने एक ये टेबल बना के दिया हमें जिसमें प्राइस उन्होंने फिक्स्ड ले लिया है, आउटपुट 0 to 11 ले लिए हैं, टोटल रेवेन्यू जोन्स है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास टोटल रेवेन्यू है वो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करेंगे तो वो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, ये भी फार्मूला है, ठीक है। और जो टोटल कास्ट है हमारी 3 है, 18 है, 28 है, ठीक है, फिर ऑनवर्ड वो बढ़ाते जा रहे हैं। इसी तरह मार्जिनल रेवेन्यू उन्होंने फिक्स लिया हुआ है और मार्जिनल कास्ट जो सी है वो स्टार्ट में 15 है, फिर डाउनवर्ड गई है और फिर अपवर्ड गई है, ठीक है। अच्छा, उससे नेक्स्ट जो हमारे पास है ना प्रॉफिट वाला सेक्शन जहाँ पर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट उन्होंने किया है, ठीक है। जब टोटल रेवेन्यू में से टोटल कास्ट माइनस करेंगे ना, जैसे 0 - 3 है तो वो -3 आ जाएगा, 10 - 18 है तो वो -8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये जो माइनस में हमारे पास है ये सारा लॉस है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर हमारा आंसर 0 है ना वो ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट। और फिर उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट ना आप मुझे याद दिलाना, मुझे नहीं लगता इधर डिस्कस हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसको आपने मुझे याद दिलाना है, मैं आपको ना इसका कॉन्सेप्ट फिर वैसे व्हाट्सएप पे वॉइस कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे माइंड में थोड़ा सी कन्फ्यूजन है इस हवाले से, तो वो क्लियर होगा तो फिर मैं आपको सही वाला बताऊँगी। और उसके बाद हमारे पास फिर मतलब उसके बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं उससे वो कह रहा है कि ये प्रॉफिट बढ़ है और फिर 14 पे जो है ना वो प्रॉफिट मैक्सिमम है। अब हमें पता कैसे चला है कि 14 पे मैक्सिमम है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर देखें उसके बाद फिर अकाउंट मतलब अगेन अगर देखा जाए तो वो डाउन जा रहा है, ठीक है, अगेन ब्रेक ही बनाया और फिर लॉस आ गया। द टेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्म ऑपरेटिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। द प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू रिमेन्स द सेम एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट, वी फाइंड दैट। अब उन्होंने कहा है कि ये जो टेबल बनाया गया ये परफेक्ट कंपटीशन से मिलता जुलता है जिसमें प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू हमने सेम लिया, ठीक है, लेवल ऑफ आउटपुट पे। वी फाइंड दैट द firm would go up to 8 unit of output only where the difference between total revenue and total cost is maximum which is 14, ठीक है। this is the highest profit, वो अगेन बार रिपीट कर दिया। उसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब ग्राफ उन्होंने बना दिया, एक उन्होंने परफेक्ट कंपटीशन का बनाया और दूसरा उन्होंने मोनोपोली का बनाया, ठीक है। सबसे पहले हम 14.1 परफेक्ट कंपटीशन का देख लेते हैं। टोटल रेवेन्यू का उन्होंने स्ट्रेट लाइन है और फिर जो टोटल कास्ट है ना ये उन्होंने बेसिकली मतलब ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होती है फिर डाउनवर्ड होते हुए अपवर्ड हो जाती है। कि इन सिंपल वर्ड के स्टार्ट में हमारे पास जो टोटल कास्ट है वो ज़्यादा होती है, टोटल रेवेन्यू कम होता है, लेकिन आफ्टर ई पॉइंट हमारे पास टोटल कास्ट कम हो जाती है और टोटल रेवेन्यू बढ़ जाता है। लेकिन फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पर हमारी टोटल कास्ट बढ़ जाती है और टोटल रेवेन्यू कम हो जाता है।
और इसके 3 पॉइंट उनने इंटरसेक्शन के बना दिए हैं। इस तरह मोनोपोली का देखा जाए तो टोटल रेवेन्यू की डाउनवर्ड आ रही है और टोटल कास्ट की अपवर्ड आ रही है। तो ये दोनों शेप्स आपने याद रखनी है, ठीक है, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हवाले से मोनोपोली का ग्राफ किस तरह बनता है और परफेक्ट कंपटीशन का किस तरह बनता है। अगेन ये उन्होंने मतलब एक्सप्लेन कर दिया इसको। टोटल कास्ट एंड टोटल रेवेन्यू और द टोटल कास्ट टोटल रेवेन्यू कर्व्स अप टू 0Q1 लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कास्ट ग्रेटर दैन टोटल रेवेन्यू, जैसे हमने कहा है, ठीक है, कि स्टार्ट में देखा जाए तो टोटल रेवेन्यू जोन सा है वो कम है, टोटल कास्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये सारी चीज़ें मतलब वही जो ऊपर मैंने आपको सिंपल वर्डिंग में बता दी है ना, जस्ट वही शो कर रही हैं। इसको एक दफ़ा आपने रेड कर लेना है। उसके अलावा देख लेना है कि ये वाली चीज़, ठीक है, 0Q3 पे हमारे पास ज़ीरो प्रॉफिट है, ठीक है। 0Q2 द प्रॉफिट स्टार्ट डिमिनिशिंग, ठीक है, कि ये हमारे पास जो 0Q1 Q2 Q3 लिखा हुआ है ना, अब जैसे Q3 पे वो कह रहा है ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। Q2 हमारे पास वो क्या शो कर रहा है, Q2 जहाँ पे है वहाँ पे प्रॉफिट हमारा थोड़ा सा डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और उसके बाद Q3 पे ज़ीरो प्रॉफिट होता है। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। द फर्म जनरली यूज़ दिस मेथड टू डिसाइड द आउटपुट बट इट हैज़ टू ड्रॉबैक्स। अब वो कहता है कि मतलब इस मेथड के थ्रू हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके 2 ड्रॉबैक्स हैं। पहला क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टोटल एंड टोटल कास्ट एट फर्स्ट ग्लैंस, ठीक है, कि इनमें जो डिफरेंस है ना उसका मैक्सिमम लेवल फाइंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखें ना तो ये जो हमारे पास अंदर डिफरेंस आ रहा है ना, ये इक्वल जा रहा है, तब मतलब ई के बाद फिर E2 तक, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सेकंड उन्होंने बताया द प्राइस पर यूनिट इज़ नॉट इजीली नाउन एट वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट, और इसमें जो पर यूनिट प्राइस है वो भी फाउंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। फिर उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कास्ट अप्रोच है, ठीक है। ऊपर हमने जो पढ़ी है वो आई थिंक टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कास्ट अप्रोच है। अब ये मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट अप्रोच है, ठीक है। अ फर्म कैन डिटरमिन ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट बाय कंपेयरिंग मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कास्ट एट वेरियस क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू इज इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू होता है। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एडिशनल यूनिट जब हम कोई प्रोड्यूस करते हैं उससे हमें जो प्रॉफिट होता है। देयरफॉर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैन बी ड्राइव फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू कर्व। ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQs है कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ड्राइव कैसे होती है, टोटल रेवेन्यू कर्व से। सिमिलरली मार्जिनल कास्ट इज ड्राइव फ्रॉम द टोटल कास्ट। अब ये इसके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के 3 रूल हैं, ठीक है, जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट अप्रोच हम पढ़ते हैं। पहला तो यह है कि मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर हो मार्जिनल कास्ट से, ठीक है। सेकंड है मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन हो मार्जिनल कास्ट से, और फिर थर्ड है हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो मार्जिनल कास्ट के, ठीक है। तो आगे ये इन्होंने जस्ट उसकी डेफिनेशन ही बताई हुई है। चलें इसको देख लेते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल कास्ट क्या है। बाय प्रोड्यूसिंग मोर द फर्म विल ऐड मोर द टोटल रेवेन्यू देन टू टोटल कास्ट, एवरी न्यू यूनिट विल इंक्रीज प्रॉफिट, ठीक है, कि बेसिकली हर नया यूनिट प्रोड्यूस करने से हमारा प्रॉफिट जब ज़्यादा आ रहा हो, ठीक है, तो उसको हम मतलब इस सिचुएशन में डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन मार्जिनल कास्ट के न्यू यूनिट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो लेकिन उनका रेवेन्यू कम आ रहा हो, ठीक हो गया। और इसी तरह मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कास्ट की जितनी कॉस्ट हमारी वो नया यूनिट प्रोड्यूस करने में आ रही है उतनी ही हमें मतलब रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। उसके बाद उन्होंने ये ग्राफ दे दिया है। एक हमारे पास है, we find that when 8 units of output are produced, marginal cost equal to marginal revenue, profit is maximum. Here the marginal cost has rising trend so long as marginal cost remains below marginal revenue, every new unit add to profit and the firm has inducement to produce more. अच्छा, इसकी ना ये ग्राफ से समझ आ जाएगा कि हमारे पास ना इसमें अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ना 2 कंडीशंस हैं। एक तो है मार्जिनल कास्ट इक्वल हो मार्जिनल रेवेन्यू को, दूसरा है कि मार्जिनल कास्ट राइज हो रही हो, ठीक है। अब सबसे पहले हम परफेक्ट कंपटीशन का देख लेते हैं जिसमें हमारे पास मार्जिनल कास्ट यू शेप में बन रही है, ठीक हो गया। अब इस यू शेप में अगर देखा जाए तो स्टार्ट में पहला ई इंटरसेक्ट का पॉइंट बन रहा है, दूसरा मतलब E2 बन रहा है, जिसमें हमारी जैसे मार्जिनल कास्ट बढ़ी है वहाँ पर क्वांटिटी भी बढ़ गई है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर हमारा इंटरसेक्शन ये E2 पॉइंट है उससे ऊपर मार्जिनल कास्ट गई है, तो मतलब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कम हो गया, ठीक है। जब मार्जिनल रेवेन्यू कम होगा तो वहाँ पर हम प्रोडक्शन भी कम करेंगे, ठीक हो गया अपना, ताकि हम कॉस्ट को मिनिमाइज या मतलब बैलेंस कर सकें। इसी तरह मोनोपोली का देखा जाए तो हमारा ये मतलब ये भी अब यू शेप में ही है लेकिन ये हाफ बनी हुई है, ठीक है। इसमें भी अगर देखा जाए तो मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व जो है परफेक्ट कंपटीशन में स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, और इसमें हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है। इसमें E1 पे हमारा एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, दूसरा E2 पे है,
और इसमें पहले तो हमारे पास E1 से E2 तक क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन जैसे ही मार्जिनल कास्ट कर्व ऊपर की तरफ जाएगी मार्जिनल रेवेन्यू से, तो वहाँ पर हम क्वांटिटी को डिक्रीज़ कर देंगे ताकि हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर सकें, सॉरी कॉस्ट मिनिमाइज़ कर सकें और प्रॉफिट के इक्वल ले आएँ। ओके, ये वही बातें इसकी एक्सप्लेनेशन में उन्होंने बता दी हैं, ठीक है। उसके बाद वी रीड दैट रिजल्ट दैट आउटपुट लेवल एट विच मार्जिनल कास्ट कर्व इंटरसेक्ट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो इज़ द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द फर्म, ठीक है, कि जहाँ पर ये इंटरसेक्शन होती है, जहाँ पर इनका टचअप होता है, ठीक है, वहाँ पर बेसिकली इक्विलिब्रियम हो जाता है। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं, एक तो ये मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कास्ट हो जाए, और सेकंड है कि मार्जिनल कास्ट इंटरसेक्ट कर जाए मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को, ठीक है, फ्रॉम बिलो, नीचे की तरफ से। तो जी ये हमारे पास एक छोटा सा ही चैप्टर था। अगर अब मेरे पास दूसरा चैप्टर होता तो साथ वो भी हम बना लेते वीडियो। बहरहाल अच्छा, इस तरह का छोटा चैप्टर हो ना तो फिर आप 2 चैप्टर शेयर कर दिया करें, ठीक है। अब मुझे आइडिया नहीं था कि ये चैप्टर छोटा होगा, अदरवाइज़ आप देखिएगा अगर नेक्स्ट चैप्टर छोटे हैं ना तो वो आप शेयर कर दीजिएगा, उसको हम फिर डबल करके मतलब वाइंड अप कर देंगे। तो जी इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप पूछिएगा, बल्कि वेट करें, मैं ज़रा ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना वो आपको फाइनल करके फिर वो भी अभी समझा देती हूँ। अच्छा, जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है ना वो पॉइंट होता है जहाँ पर हमारा टोटल रेवेन्यू इक्वल हो जाता है टोटल कास्ट के, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, मीन्स के फर्म को कोई लॉस नहीं हो रहा होता अपने बिजनेस में, तो उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, और ना ही वहाँ से उसे कोई खास प्रॉफिट जनरेट हो रहा होता है, ठीक है, तो इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो ये जी हमारा चैप्टर था। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स भी आप तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।